अगर मैं कहूँ कि आज दोपहर 12:30 से लेकर 12:55 तक का जो समय है वो दुनिया का सबसे शुभ समय भी है और ठीक उसी वक्त वो सबसे अशुभ समय भी है। हाँ, ये तो मतलब एक अजीब सा लॉजिक हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे में कोई इंसान क्या करे? वो रुके या आगे बढ़े? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी के भी दिमाग को उलझा सकता है। सही कहा। ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए, बाहर निकलने से पहले किसी की भी पहली वृत्ति क्या होती है? मौसम का पूर्वानुमान चेक करना? एकदम सही। ये देखने के लिए कि क्या सिर्फ बूंदाबांदी होगी या कोई भारी तूफान आने वाला है। छाता लेकर निकलना है या कुछ देर घर में ही रुक जाना है। हाँ, क्योंकि ये पूर्वानुमान पूरे दिन की योजना को एक तरह का ढांचा दे देता है। जी, और आज की इस डीप डाइव में हमारा मिशन ठीक यही है। हम मौसम की नहीं बल्कि दिन की ऊर्जा की बात करेंगे। बिल्कुल, जैसे मौसम विज्ञान हवा के दबाव और तापमान का इस्तेमाल करता है, वैसे ही हमारे पास भी एक पूर्वानुमान है। पंचांग और दैनिक राशिफल असल में खगोलीय तत्वों का गणितीय विश्लेषण ही तो है। और आज हमारे पास भक्ति की शक्ति चैनल द्वारा प्रस्तुत 18 मार्च 2026 मतलब बुधवार का दैनिक राशिफल और पंचांग है। जी, और इनमें सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं होती। अगर गहराई से देखें तो इनमें दिन की उलझनों से गुजरने के बहुत ही व्यावहारिक निर्देश छिपे होते हैं। तो चलिए इसी स्रोत के जरिए डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्राचीन गणनाएं किसी एक दिन की रूपरेखा तैयार करती हैं। स्रोत के अनुसार 18 मार्च का पंचांग कुछ इस तरह है। ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, नक्षत्र रेवती है, योग शुभ योग है और करण बव है। सूर्योदय सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त शाम 6:33 पर बताया गया है। ये काफी अहम जानकारी है। हमें थोड़ा आकाश की ओर देखना होगा। पंचांग जो शब्द है ना, वो पंच और अंग से बना है। मतलब समय को मापने के 5 हिस्से। बिल्कुल। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। और ये सब सूर्य और चंद्रमा की गति और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अब जैसे स्रोत ने बताया कि ये शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा यांत्रिक अर्थ ये है कि चंद्रमा सूर्य से दूर जा रहा है और पृथ्वी से देखने पर उसका आकार बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब रोशनी बढ़ रही है। हाँ, और शुक्ल पक्ष को हमेशा वृद्धि, विस्तार और नई ऊर्जा का समय माना जाता है। द्वितीय तिथि का मतलब है कि इस विस्तार का ये दूसरा दिन है। तो ऊर्जा अभी ताजी है। एकदम ताजी, और इसमें गति पकड़ने की पूरी क्षमता है। वाह, इसका मतलब है कि चंद्रमा का बढ़ता हुआ प्रकाश हमारे मनोविज्ञान या ऊर्जा के स्तर पर एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। बिल्कुल सही। स्रोत ने रेवती नक्षत्र और शुभ योग का भी जिक्र किया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि रेवती नक्षत्र की भूमिका काफी दिलचस्प होती है। हाँ, क्योंकि 27 नक्षत्रों के चक्र में रेवती एकदम अंतिम है। अच्छा, आखिरी है। जी, इसे पूर्णता, पोषण और किसी पुरानी चीज के समापन से जोड़ा जाता है। मतलब ये एक ऐसा बिंदु है जहां एक चक्र खत्म होता है और दूसरे की नींव रखी जाती है। तो एक तरफ शुक्ल पक्ष की वृद्धि है और दूसरी तरफ रेवती की पूर्णता। हाँ, और इन सबको समर्थन मिल रहा है शुभ योग का। ये तो बहुत ही सकारात्मक ढांचा लग रहा है इस दिन का। बिल्कुल, ये 18 मार्च के लिए एक बहुत ही ठोस और अनुकूल ब्रह्मांडीय ढांचा तैयार कर देता है। लेकिन देखिए, कोई भी 24 घंटे का चक्र एक समान तो नहीं होता ना? नहीं, समय तो बदलता रहता है। वही, स्रोत हमें दिन के अलग अलग समय के लिए कुछ खास निर्देश देता है। मतलब समय को छोटे छोटे मुहूर्तों में बांटता है। मुहूर्त का बहुत महत्व है। स्रोत के अनुसार शुभ समय के रूप में अमृतकाल है, जो सुबह 9:30 बजे से 11:05 तक है। जी। उसके बाद आता है अभिजीत मुहूर्त, जो दोपहर 12:08 से 12:55 तक है। लेकिन और यहीं पेच है, वो अशुभ समय वाला। हाँ, अशुभ समय के रूप में राहु काल की चेतावनी दी गई है, जो दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर 2 बजे तक रहेगा। और स्रोत साफ कहता है कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य न किया जाए। और यहीं पर वो विरोधाभास पैदा होता है जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था। बिल्कुल, वो 25 मिनट का समय है दोपहर 12:30 से 12:55 के बीच, वो तो एक ही साथ शुभ और अशुभ दोनों हो गया ना? हाँ, अभिजीत मुहूर्त और राहु काल दोनों आपस में टकरा रहे हैं। तो कोई आम इंसान इस टकराव को कैसे समझे? क्या इस 25 मिनट में कोई नया काम शुरू करना चाहिए या रुक जाना चाहिए? देखिए, जब ज्योतिषीय गणनाओं में ऐसी स्थिति आती है जहां एक ही समय अवधि
दो विपरीत नियमों के अधीन हो जाती है, तो वहां एक बहुत ही स्पष्ट पदानुक्रम काम करता है। मतलब एक हायरार्की होती है। जी बिल्कुल, और प्राथमिकता हमेशा निषेध या चेतावनी को दी जाती है। अच्छा, तो राहुकाल की चेतावनी सर्वोपरि हो गई। एकदम सही। स्रोत की ये चेतावनी कि राहु काल में कोई शुभ कार्य ना करें एक पक्का नियम बन जाती है। इसे ना हम सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था से समझ सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए अभिजीत मुहूर्त एक हरी बत्ती की तरह है, जो संकेत दे रहा है कि रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का सायरन बजने लगता है, जो कि हमारा राहुकाल है। बिल्कुल। अब भले ही उस चौराहे पर हरी बत्ती हो जो आगे बढ़ने का अधिकार देती है, लेकिन सायरन की आवाज मतलब उसकी आपातकालीन प्रकृति उस हरी बत्ती के नियम को ओवरराइड कर देती है। वाह, सायरन सुनकर तो हर किसी को रुकना ही पड़ता है और रास्ता देना होता है। बस यही बात राहु काल पर लागू होती है। 12:08 से लेकर 12:30 तक, जब तक सिर्फ अभिजीत मुहूर्त है, उस शुभ ऊर्जा का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही 12:30 बजते हैं, राहु काल का प्रभाव शुरू हो जाता है और वहां रुक जाना ही तार्किक कदम है। ये उदाहरण सच में इस पूरी व्यवस्था को बहुत पारदर्शी बना देता है। मतलब समय का चुनाव कितना सूक्ष्म हो सकता है कि एक दिन के भीतर भी ऊर्जाएं आपस में टकरा सकती हैं। हाँ, और इसीलिए उपाय बताए जाते हैं। बिल्कुल। इस टकराव से बचने और दिन को अनुकूल बनाने के लिए स्रोत कुछ दैनिक उपायों का सुझाव भी देता है। जी, जैसे कि रंग और अंक। हाँ, 18 मार्च बुधवार का दिन है, तो शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5 बताया गया है। पारंपरिक उपाय के तौर पर भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 11 बार जाप करने की सलाह दी गई है। इससे बाधाएं दूर होती हैं। ये एक बहुत ही स्थापित पारंपरिक नियम है ना? लेकिन इसी के साथ स्रोत भाग्य चमकाने का एक बहुत ही आधुनिक तरीका भी बताता है। मैं यहाँ स्रोत के ठीक अपने शब्द रखना चाहूंगी। जी बताइए। स्रोत कहता है, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपका भाग्य चमकता रहे, तो अभी भक्ति की शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गणेश जी, और शेयर जरूर करें ताकि आपके अपनों का भी दिन शुभ हो जाए। सब्सक्राइब नाउ। आस्था की अभिव्यक्ति का ये एक बहुत ही आधुनिक स्वरूप है। मुझे तो शुरुआत में इसे देखकर थोड़ी उलझन हुई थी। मतलब पहली नजर में ये सिर्फ एक चैनल द्वारा अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने की मार्केटिंग रणनीति लगती है। कोई भी इंसान यही सोचेगा। वही तो, किसी वीडियो को लाइक करने या चैनल सब्सक्राइब करने को किसी का भाग्य चमकाने वाले उपाय के रूप में कैसे देखा जा सकता है? क्या इसे डिजिटल कर्म का नाम दिया जा सकता है, या ये सिर्फ एक हथकंडा है? देखिए, अगर इसके पीछे के मनोविज्ञान को गहराई से देखें तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। अच्छा, कैसे? पारंपरिक मंदिरों के काम करने के तरीके पर गौर कीजिए। जब कोई व्यक्ति मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? घंटी बजाता है। बिल्कुल। घंटी बजाना भौतिक रूप से केवल ध्वनि पैदा करना है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वो व्यक्ति ब्रह्मांड के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा होता है। ये तो है। आज के डिजिटल युग में वो मंदिर का प्रांगण एक डिजिटल कम्युनिटी बन गया है। वो जो घंटी है ना, वो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बल में बदल गई है। अरे वाह! और कमेंट सेक्शन में जय गणेश जी लिखना मंत्रोच्चार का एक डिजिटल संस्करण बन जाता है। एकदम सही। ये सिर्फ अकेले वीडियो देखने की बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति कमेंट सेक्शन में जाता है और देखता है कि हजारों अन्य लोगों ने भी उसी समय उसी मंशा के साथ वही शब्द लिखे हैं, तो एक सामूहिक ऊर्जा पैदा होती है। जी हाँ, एक सामूहिक चेतना या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का निर्माण होता है। ये एक साथ होने का एहसास बहुत शक्तिशाली है। और स्रोत का ये कहना कि शेयर करें ताकि अपनों का दिन शुभ हो, ये तो इस डिजिटल कर्म के विचार को पूरा कर देता है। बिल्कुल। ये दूसरों की भलाई की कामना करने का एक आधुनिक तकनीकी तरीका है। किसी जानकारी को साझा करना अब एक तरह का परोपकार बन गया है। ये नजरिया सच में बहुत दिलचस्प है। ये साबित करता है कि आस्था के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन लोगों का एक दूसरे से जुड़ने का जो मूल स्वभाव है वो वही रहता है। हाँ, इंसान हमेशा जुड़ना चाहता है। तो चलिए, अब जब हमने दिन के ब्रह्मांडीय ढांचे, समय के टकरावों और इन उपायों को समझ लिया है, तो ये देखना अहम है कि ये ऊर्जा 12 राशियों पर किस तरह प्रभाव डाल रही है। जी, क्योंकि हर राशि पर इसका असर अलग होगा। स्रोत ने हर राशि के लिए विवरण दिया है, लेकिन अगर हम इसके पैटर्न को डिकोड करें
तो इन 12 राशियों को स्पष्ट रूप से 3 अलग-अलग थीम्स में बांटा जा सकता है। और ये पैटर्न ही बताते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक ही है, लेकिन जन्मकालीन स्थिति के अनुसार उसका प्रभाव अलग-अलग होता है। तो पहली थीम क्या उभर कर आती है? पहली थीम सफलता और गति, मतलब मोमेंटम की है। इसमें मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मकर राशियां शामिल हैं। स्रोत बताता है कि मेष राशि वालों का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा और धन लाभ होगा। मिथुन के लिए करियर में तरक्की है, सिंह राशि को प्रतिष्ठा मिलेगी, धनु को भाग्य का साथ मिलेगा और मकर के लिए नई शुरुआत का दिन है। ये समूह स्पष्ट रूप से उस शुभ योग और रेवती नक्षत्र की सबसे अनुकूल ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी थीम पर आते ही एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। दूसरी थीम को सावधानी और आत्मनियंत्रण कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें कौन सी राशियां हैं? इसमें वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशियां आती हैं और इन राशियों के लिए स्रोत का स्वर अचानक से बदल जाता है। हाँ, चेतावनियां आ जाती हैं। बहुत ज्यादा। जहां मेष राशि को धन लाभ हो रहा है, वहीं ठीक उसके बाद आने वाली वृषभ राशि को आर्थिक मामलों में अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। कर्कों को भावनाओं में बहने से बचने की चेतावनी है। कन्या के काम में बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य रखने की सलाह है। वृश्चिक को निवेश में सावधानी बरतने को कहा गया है और मीन राशि के लिए खर्च बढ़ने की आशंका जताई गई है। तो ये एकदम विपरीत दिशा हो गई। वही तो, एक ही दिन, एक ही ब्रह्मांडीय ढांचा, लेकिन मेष के लिए वो तेजी से आगे बढ़ने का समय है और वृश्चिक के लिए कदम पीछे खींचने का। ये विरोधाभास कैसे काम करता है? देखिए, ये ज्योतिषी प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे? हर राशि का अपना एक स्वामी ग्रह होता है और चंद्रमा की वर्तमान स्थिति हर राशि से अलग अलग दूरी पर होती है। यही दूरी तय करती है कि ऊर्जा कैसे प्रतिक्रिया करेगी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। वो क्या है? ज्योतिष केवल यह नहीं बताता कि क्या अच्छा होने वाला है, ये संतुलन बनाए रखने का एक उपकरण है। क्या ये इंसान को अति आत्मविश्वासी होने से रोकने का कोई तरीका है? 100%। जब किसी को लगातार सफलता मिलती है तो मानव स्वभाव है कि वो लापरवाह हो जाता है। बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। हाँ, वृषभ या वृश्चिक के मामले में जो वित्तीय सावधानी की चेतावनी है, वो एक ग्राउंडिंग मैकेनिज्म है। यह इंसान को हवा में उड़ने से रोकता है और यथार्थ से जोड़े रखता है। तो भावनाओं में बहने से बचना या धैर्य रखना, ये तो जीवन के बहुत ही व्यवहारिक निर्देश हुए। जी, जब ऊर्जा अनुकूल ना हो तो सबसे अच्छी रणनीति आक्रामक होना नहीं, बल्कि जो है उसे सुरक्षित रखना होती है। ये तो बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण है। चलिए, अब तीसरी और आखिरी थीम पर आते हैं, जो हमें जीवन के एक बिल्कुल अलग पहलू की ओर ले जाती है, रिश्ते और मानसिक शांति। इसमें तुला और कुंभ राशियां होंगी। जी, स्रोत के अनुसार तुला के लिए खुशियां, रिश्तों में मधुरता और विवाह के योग बन रहे हैं। वहीं कुंभ के लिए मानसिक शांति, परिवार के साथ समय बिताने और मित्रों का सहयोग मिलने की बात कही गई है। ये समूह याद दिलाता है कि जीवन केवल करियर की दौड़ या बाधाओं से लड़ने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। मानव अनुभव का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे मानवीय जुड़ावों और भीतर की शांति से आता है। तुला और कुंभ के लिए यह दिन भागदौड़ से कदम पीछे हटकर सुकून महसूस करने का दिन है। यही तो ब्रह्मांड की सुंदरता है। वो किसी एक दिन को किसी के लिए संघर्ष, किसी के लिए सफलता और किसी के लिए केवल सुकून का दिन बना देता है। एकदम सही। तो 12 राशियों के इस समग्र दृष्टिकोण से ये स्पष्ट होता है कि समय कभी भी एक रंग का नहीं होता। आज के इस विश्लेषण में हमने पंचांग की गणितीय सटीकता और शुक्ल पक्ष द्वितीया के विस्तार को समझा। जी, और राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का वो दिलचस्प टकराव भी देखा। हाँ, कि कैसे चेतावनी हमेशा शुभता पर भारी पड़ती है और भक्ति की शक्ति द्वारा बताए गए डिजिटल उपायों के माध्यम से हमने ये भी जाना कि तकनीक किस तरह आधुनिक युग की भक्ति का नया माध्यम बन रही है। समय का विज्ञान और ये सारे उपाय मिलकर किसी भी इंसान को अपने दिन को बेहतर ढंग से नेविगेट करने का एक नक्शा देते हैं। बिल्कुल। और इसी नक्शे और उस मौसम के पूर्वानुमान वाले रूपक को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। कौन सा सवाल? आज के स्रोत की इन सभी चेतावनियों और वादों को देखने के बाद कोई भी सोच सकता है कि क्या ये दैनिक राशिफल वास्तव में भविष्य की कोई अटल स्क्रिप्ट है? क्या ब्रह्मांड ने पहले से ही तय कर रखा है कि आज वृषभ को नुकसान होगा और मेष को लाभ मिलेगा? या फिर इसके पीछे एक दूसरी परत भी काम कर रही है? वो दूसरी परत जो मानव मस्तिष्क और हमारी धारणाओं से जुड़ी है। हाँ,
क्या ये संभव है कि ये जानकारियां हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक टूल की तरह काम करती हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। सोचिए, जब कोई सुबह उठता है और पढ़ता है कि आज जल्दबाजी न करें, तो उसका दिमाग खुद ब खुद सतर्क हो जाता है। वो उस दिन अपने हर फैसले को 2 बार जांचता है। और जब कोई पढ़ता है कि भाग्य आपका साथ देगा, तो वो एक नए आत्मविश्वास के साथ काम में जुट जाता है। और वही आत्मविश्वास उसकी सफलता का कारण बन जाता है। शायद असली शक्ति केवल उन दूर स्थित सितारों में नहीं है। जी, शायद इस पूरी प्रणाली का सबसे ताकतवर हिस्सा वो मानसिकता है जो इन जानकारियों को पढ़ने के बाद हमारे भीतर पैदा होती है। एक ऐसी मानसिकता जो हमें सजग बनाती है कि आज हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये ज्योतिष की गणितीय प्रणाली का खंडन नहीं करता, बल्कि उसमें एक बहुत ही सशक्त मानवीय परत जोड़ देता है। बिल्कुल। यह विचार मनुष्य को सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला दर्शक नहीं बनाता, बल्कि उसे अपने दिन का सक्रिय निर्माता बनाता है। क्या बात है। आज के इस गहन विश्लेषण को इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। ये सोचने का विषय है कि आज की शक्ति सितारों के पार से आ रही है या आपके अपने भीतर मौजूद है। बिल्कुल। स्रोतों की इस अद्भुत यात्रा में